हेलो एवरीवन। ईओ के आरडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनिमल क्लासिफिकेशन का ही नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट जो संघ है आज उसका डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो है आपका 9th क्लास से लेकर के 10th 11th 12th और आगे बीएससी या फिर कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई नीट की तैयारी कर रहा है या कोई सेकेंड ग्रेड साइंस की टीचर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको ध्यान से देखिए और टर्मोलॉजी और बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है आपका पॉलीफेरा। इससे पहले पहले वाला वीडियो है जो पिछले वाला वीडियो, उसमें हमने प्रोटोजोआ के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, डिटेल से इसकी स्टडी कर चुके हैं। आज देखिए पॉलीफेरा को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मैं इसको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। पहला क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिचय। उसके बाद में इसके जो जनरल कैरेक्टर है, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में इसका जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स के है, जूलॉजिकल नाम क्या है और इनका सामान्य नाम क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसके बारे में अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में परिचय में इसको इस फाइलम के जीवों को अपन स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पंज ये जो है जो पानी को सोखता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इनको स्पंज कहते हैं। पॉलीफेरा जीवों को क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। स्पंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद में है आपका, देखिए इसमें पॉलीफेरा शब्द जो है एक ग्रीक, सॉरी ये लेटिन वर्ड है, लेटिन शब्द है। और इसको सबसे पहले किसने दिया था, पॉलीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया था पॉलीफेरा शब्द। और ये लेटिन भाषा का शब्द है। जूलॉजिकल या बॉटनिकल या जीवों के जो नाम होते हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है, डेड लैंग्वेज होती है। अगर पॉलीफेरा को अपन शब्द विच्छेद करें, पॉलीफेरा शब्द को अगर अलग अलग करें, तो पॉली का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरे का मतलब होता है टू बियर यानी रखना। ऐसे जीव जो अपने शरीर पर छिद्र रखते हैं उनको पॉलीफेरा संघ में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वैज्ञानिक था मेयर। कौन था, मेयर था। इसने बताया कि पॉलीफेरा जो संघ है उसमें जो जीवों की संख्या कितनी है, 4500 से लेकर के 5500 तक जीव सजीव जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, स्पंज यानी पॉलीफेरा के जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी बोलते हैं। किसी भी संघ का या किसी भी जो बॉटनी की शाखा का जो डिवीजन होता है उसके अध्ययन को क्या होता है, एक टर्म यूज की जाती है। इसीलिए पॉलीफेरा जीवों को जो टर्म यूज की जाती है वो पैराजूलॉजी है। क्या है ये, पैराजूलॉजी है। पैराजूलॉजी किसमें, जूलॉजी, ये पॉलीफेरा जीवों को जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसको पैराजूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे क्या है, एक सेलोस नामक साइंटिस्ट आया था। कौन आया था, सेलोस नामक साइंटिस्ट आया था। उसने कहा था कि पॉलीफेरा जीवों को पैराजो में रखना चाहिए। किस में रखते हैं अपन, पैराजो में। क्यों, क्योंकि पैराजो देखो जो आपका किंगडम है, मैन किंगडम, एनिमल किंगडम, उसका सब किंगडम कौन सा है, आपका पैराजो है। कौन है, पैराजो। इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं आपका। क्या होता है, एक तो ये इनमें सिलोंग नहीं पाई जाती है, ये एसिमेट्रिक होती है, और इनका जो सेल स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है केवल कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। इसीलिए सेलोस ने पॉलीफेरा जीवों को पैराजो में रखा था। ये सवाल बनता है कि पॉलीफेरा जीवों को पैराजो में किस वैज्ञानिक ने रखा था, सेलोस ने। किसने रखा था, सेलोस ने रखा था, ठीक है। उसके आगे एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन इलिश। इन्होंने कहा था कि पॉलीफेरा जीव जो है वो जंतु प्रकृति के है। किसमें है, जंतु प्रकृति के। क्यों, क्योंकि पहले जब इनको पूरी डिटेल से स्टडी नहीं करी थी उस समय लोग क्या मानते थे कि भाई ये क्या है, ये प्लांट्स है, पौधे हैं। क्यों, इनके ये कलरफुल होते हैं, हरे रंग के भी होते हैं और ग्रीन जो रेड कलर के भी होते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, इनके ऊपर जो आपके शैवाल या एल्गी आ जाते हैं ना, इसीलिए इसका रंग हरा या
दूसरे कलर का होता है। लेकिन फिर जो एक वैज्ञानिक है तो जॉन इलिश, इसने कहा था कि ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, एनिमल है, जंतु है। तो एनिमल प्रकृति किसने डिसाइड की थी, जॉन इलिश ने की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एक वैज्ञानिक है एच जे क्लार्क। कौन है, एच जे क्लार्क। इन्होंने बताया इन पॉलीफेरा जीवों में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है कोएनोसाइट। क्या होती है, कोएनोसाइट। उसकी खोज की थी एच जे क्लार्क ने की थी। वैसे पॉलीफेरा जीवों में बहुत सारी कोशिकाओं को आगे अध्ययन करेंगे, नाम बताएंगे आपको। बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती है, 5-7 प्रकार की होती है। उनका क्या होता है, जो कार्य भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि कोएनोसाइट कोशिका पॉलीफेरा में पाई जाती है, उसके की खोज किसने की थी, जेसी एच जे क्लार्क ने की थी। किसने की थी, एच जे क्लार्क ने। ये क्या होती है, मैन जानकारी है इसकी। सामान्य परिचय अगर पॉलीफेरा का दिया जाए तो ये सामान्य परिचय हो जाएगा पॉलीफेरा का। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसके सामान्य लक्षण, जर्नल कैरेक्टर क्या क्या है। देखिए पॉलीफेरा के जीव जो होते हैं आदिम प्रकार के जीव होते हैं। कैसे होते हैं, आदिम यानी ओल्ड प्रिमिटिव जीव होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। आपको पता है प्रोटोजोआ में क्या होता है, सिर्फ एक कोशिका होती थी, ठीक है। लेकिन पॉलीफेरा नेक्स्ट जो फाइलम है इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय होती है। कोशिका वेल डिफाइंड होती है, यूकैरियोटिक होती है और ये इसमें सब प्रकार कोशिका होते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर जीव बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पॉलीफेरा में आएंगे। और इस संघ के जो जीव है वो सभी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं और स्थानबद्ध होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं। मतलब क्या, वो एक जगह पर हार्ड स्पेस पे क्या चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। अगर कोई समुद्र है या फिर कोई छिछला जल है, उसके अंदर कोई रॉक हो या कोई कठोर जो धरातल है, उस पर क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। इसके पॉलीफेरा के जीव। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पॉलीफेरा के जो जीव होते हैं जलीय होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जीव है जो क्या होते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसलिए इसको मैरीन वाटर में मैक्सिमम होते हैं। और कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं, जैसे तालाब में है या झरनों में, वहां पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपका। सभी जीव क्या होते हैं, एक्वेटिक जलीय होते हैं, सेसाइल यानी स्थानबद्ध होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, पॉलीफेरा जीवों का जो शरीर होता है, शरीर पे क्या होता है बहुत प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंने बताया था कि जिसके ऐसे जीव जिनके बॉडी पर जो छिद्र यानी पोर पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है, पोर बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत नहीं 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। संपूर्ण शरीर पर क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं, यानी शरीर जो होता है वो छिद्रित होता है। अगर भाग में एक बड़ा सा छिद्र होता है, एक ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना ये सवाल पड़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। ये बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा जो छिद्र होता है, पोर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। यहाँ पे देखो ये दर्शाया, ये पूरा सा बड़ा सा जो ये छिद्र होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। और ये अग्रभाग में पाया जाता है और संख्या में 1 होता है। इसके अलावा जो दूसरी जगह होता है, अग्रभाग में नहीं दूसरी सभी जगह पर होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं छिद्र, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। ऑस्टिया ये क्या होता है, छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसका जो कैरेक्टर क्या होता है, ऑस्टिया से तो क्या होता है, पानी जो इनकी बॉडी में प्रवेश करता है ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। इसके बारे में आगे अपन विस्तार से बताएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पंजों का शारीरिक संगठन होता है कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकाओं को बना होता है, इसमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं, इसमें उत्तक नहीं पाए जाते। किसमें, पॉलीफेरा जीवों में। ठीक है, शरीर का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। शरीर का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, तो इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, सममिति नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिक होते हैं मैक्सिमम। लेकिन अपवाद तो सभी जगह होता है। अपवाद क्या है, इसमें देखिए रेडियल अरीय सममिति जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, साइकल में। किसमें पाई जाती है, साइकल में। कौन सी होती है, साइकल में होती है आपकी अरीय सममिति पाई जाती है, सममिति पाई जाती है।
ठीक है। और दूसरा एक और चीज है ल्यूकोसोलेनिया, उसमें भी ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्पंजों की देह भित्ति होती है वो दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? दो। स्पंजों की देह भित्ति यानी बॉडी वॉल होती है दो स्तरों की बनी होती है। कितने स्तरों की बनी होती है? दो स्तरों की बनी होती है। बाहरी स्तर को पिनेकोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी स्तर को पिनेकोड्रम कहते हैं। याद रखना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। बाहरी स्तर को पिनेकोड्रम कहते हैं और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सा? एक तो पिनेकोसाइट्स एक कोशिका होती है, दूसरी कौन सी होती है? पोरोसाइट। पहली कोशिका क्या है? पिनेकोसाइट। पहली कोशिका का नाम क्या है जो बाह्य स्तर बनाती? पिनेकोड्रम। पिनेकोड्रम। और याद रखना, देखो ये पिनेकोड्रम ये बाह्य स्तर होता है, ठीक है। और इसमें एक कोशिका होती है पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट्स ये एक प्रकार की कोशिका होती है। इसमें देखो चित्र में देखेंगे तो बाहरी साइड में ये जो होती है कोशिका, ये क्या होती है? पिनेकोसाइट कोशिकाएं होती है, ठीक है। और दूसरे प्रकार की कौन सी कोशिका होती है? पोरोसाइट। देखिए पोरोसाइट्स, ठीक है। ये पिनेकोड्रम में पाया जाता है। और पोरोसाइट पर ही क्या होता है? छोटे वाले जो छिद्र है आपके पोर्स है वो ऑस्टिया पाए जाते हैं। ये याद रखना कि जो पॉरीफेरस अंग है या साइटल ल्यूकोसोलेनिया है, उनका जो ऑस्टिया कौन सी प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है? पिनेकोसाइट में या ल्यूकेनोसाइट में या पोरोसाइट में? तो ये ऑप्शन आपका क्या जाएगा? पोरोसाइट में ऑस्टिया पाए जाते हैं। ये बाहरी होगी। और आंतरिक क्या होती है? कोइनोड्रम कहलाती है। आंतरिक जो लेयर होती है बॉडी वॉल की, जो आंतरिक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? कोइनोड्रम बोलते हैं। और ये जो कोइनोड्रम किसकी बनी होती है? कोइनोसाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोइनोसाइट, जिसमें अभी अपन पीछे अध्ययन किया था, इसकी खोज कितनी इंपॉर्टेंट था। कोइनोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है कौन? कोइनोड्रम। और इसको कॉलर सेल भी बोलते हैं। कोइनोसाइट को क्या बोल सकते हैं? कॉलर सेल भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉरीफेरा का ही मुख्य लक्षण है। कोइनोसाइट किसका लक्षण है? पॉरीफेरा संघ का ही लक्षण है। अन्य प्रकार के अन्य दूसरे जो संघ होते हैं उसमें कोइनोसाइट नहीं पाई जाती, ठीक है। दोनों स्तरों के मध्य क्या होता है? एक मेसेनकाइमा जिलेटिनियस पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिलेटिन, गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जिसको मेसेनकाइमा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेसेनकाइमा कहते हैं। मेसेनकाइमा में क्या होती है? अमीबा के आकार की, किसके आकार की? अमीबा के आकार की कोशिकाएं होती है जिनको स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट। और ये कंकाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कंकाल का निर्माण करती है, ठीक है। दोनों स्तरों के मध्य मेसेनकाइमा पाया जाता है। मेसेनकाइमा अमीबा के आकार की कोशिकाएं होती है, उनको स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट क्या करता है? पॉरीफेरा का कंकाल बनाता है। और देखिए इसी में एक ऑर्क्यूब्लास्ट नामक कोशिका और पाई जाती है। ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ जो नर जनन सेल है वो बनाता है, यही कोशिका। और दूसरी क्या बनाती? ओवम यानी अंडाणु बनाती। और ये ऑर्क्यूब्लास्ट कोशिका है, क्या है? पूर्ण शक्त कोशिका कहलाती है। पूर्ण शक्त का मतलब होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्यों कहते हैं इसको टोटीपोटेंट? क्योंकि ये किसी भी कोशिका का दूसरी कोशिका का निर्माण कर सकती है। टोटीपोटेंट सेल की परिभाषा ये होती है कि ऐसी सेल जो किसी भी अंग को या किसी भी तंत्र को बना सकती है, ठीक है। ये ऑर्क्यूब्लास्ट कोशिका जो होती है वो क्या होती है? टोटीपोटेंट सेल होती है, पूर्ण शक्त कोशिका होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, देखना उसमें देह भित्ति के अंदर एक गुहा पाई जाती है। देह भित्ति ये आपकी बॉडी वॉल हो गई है, ठीक है। और इसके बीच में ये स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? देह भित्ति के अंदर एक गुहा यानी कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैविटी। इसको स्पंज गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज गुहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पंजों में पाई जाती, खाली स्थान होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पंजोसील कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? स्पंजोसील। और इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। तीसरा नाम क्या है इसका? पैरागैस्ट्रिक
कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, स्पंजों में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको नाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाल तंत्र बोलते हैं। ऑस्टिया से स्टार्ट होता है ये, और ऑस्टिया से होकर के विभिन्न भागों से जाता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, तो ये क्या बनता है? नाल तंत्र बनता है। और इस नाल तंत्र को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे? कैनाल सिस्टम बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। और इसको आगे क्या कह सकते हैं अपन? एक्वीफेरियस सिस्टम भी कहते हैं। ये स्पंजों का ही मेन कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? स्पंजों का ही कैरेक्टर है नाल तंत्र का पाया जाना। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाया जाता है? पॉलीफेरा के जीवों में, स्पंजों में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो नाल तंत्र होता है बहुत इनके जीवों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये 3-4 प्रकार के काम करता है। कौन कौन सा? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन करता है। कौन? ये जो आपका नाल सिस्टम है, नाल सिस्टम रेस्पिरेशन में, उत्सर्जन नहीं, इसको एक्सक्रीशन में, और न्यूट्रिशन में और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और नाल तंत्र से एक सतत जल धारा बहती है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्टिया से पानी अंदर प्रवेश करेगा, फिर ये विभिन्न भागों से होता हुआ ये स्पंजोसील से, ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से ये बाहर निकल जाता है। तो एक सतत जल धारा बहती है। तो क्या बहती है? जल धारा बहती है। इसी जल धारा में जो छोटे छोटे जीव आते हैं या फिर दूसरे जो फूड पार्टिकल्स आते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं, और उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है और फिर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो नाल तंत्र में भी क्या होता है? एक सतत जल धारा बनती है। दूसरे जीवों जो इसके पॉलीफेरा में नाल तंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं, 2-3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाल सिस्टम में, स्पंजों में जो नाल सिस्टम होता है उसमें देखिए, ये इस नाल सिस्टम का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम बोलते हैं, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, या इसका ये टर्म यूज किया जाती है एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वीफेरस सिस्टम, इससे क्या होता है कि जो ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से जो जल धारा निकलती है वो एक सतत जल धारा, कंटिन्यू वाटर करंट फ्लो करती है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि जल धारा ये कशाभिकीय कोएनोसाइट से जल धारा उत्पन्न होती है। आपको पता है कि इसमें कोएनोसाइट कोशिकाएं होती है और वो कशाभिकाओं युक्त होती है। कैसी होती है? ये इस प्रकार की होती है, और इसमें क्या होती है? कशाभिकाएं होती है। और जब ये लहर हिलती है तो एक लहर बनती है, और ये पानी यहाँ ऑस्टिया से प्रवेश करके बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें स्पंजों का जो नाल तंत्र होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो कैनाल सिस्टम होता है 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला देखिए, एस्कोनॉइड टाइप का, ये सिंपलेस्ट होता है, सिंपल, और मैक्सिमम स्पंजों में यही पाया जाता है। कौन सा? एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दूसरा है साइकोनॉइड टाइप का। दूसरा कौन सा है? साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, और ये साइकन में पाया जाता है। स्पंज का नाम है साइकन, उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है कि साइकन में कौन से प्रकार का कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है? तो वो साइकेनॉइड टाइप का होता है। थर्ड, ये होता है ल्यूकेनॉइड टाइप। कौन से टाइप का? ल्यूकेनॉइड टाइप का। ल्यूकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसमें होता है? ल्यूकोसोलेनिया में होता है। किसमें होता है? ल्यूकोसोलेनिया में होता है। उसके बाद में 4 टाइप का आता है, ये भी इंपॉर्टेंट कभी कभार पूछा जाता है कि स्पंजों में जो लार्वा पाया जाता है उसमें कौन से प्रकार का नाल सिस्टम होता है। कभी कंफ्यूजन होता है और वो बच्चे बोलते लार्वा होता है ये, तो इसमें नाल सिस्टम नहीं होता, लेकिन होता है उसमें। कौन से? रेगॉन टाइप का होता है। जो लार्वा में, स्पंजों के जो लार्वा होता है, लार्वा में कौन से प्रकार का नाल सिस्टम होता है? रेगॉन टाइप का होता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपका एक नाल सिस्टम के बारे में स्पंजों का एक कैरेक्टर था, और यहाँ से ही सवाल बनता है। कोई कंपटीशन एग्जाम में भी बन सकता है, या फिर नीट की तैयारी कर सकते हो, या फिर जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो उस समय भी ये होता है। हमेशा याद रखना, इसका एक साइकन का एक पर्टिकुलर यूनिक कैरेक्टर नाल सिस्टम का पाया जाना है, नाल सिस्टम। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है स्पंजों का यानी पॉरीफेरा का, वो है कि पोषण कैसे होता है।
या इससे पहले देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। एस्टेनॉइड टाइप का जो अगर नाल सिस्टम की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार का होता है। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ये ऑस्टिया है और ऑस्टिया से क्या करता है, जल इसमें एंटर करता है, वाटर इसमें एंटर करता है और यहाँ से होता हुआ आगे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकल जाता है। जो बड़ा छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये एस्केनॉइड टाइप का है। ठीक है, आगे साइकेनॉइड टाइप का क्या होता है कि ये ब्रांच होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसे। ठीक है, ब्रांच होती ज्यादा लेकिन साकित नहीं होता है। ये ऑस्टिया है, यहाँ से जल प्रवेश करेगा और यहाँ से घूमता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर किसमें होता है, आपका साइकेनॉइड टाइप के नाल सिस्टम होता है। उसके बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो होता है नाल सिस्टम वो होता है ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो ऑस्टिया है यहाँ पे है, यहाँ से ये जल प्रवेश करेगा तो यहाँ से घूमता हुआ फिर इसमें आ जाएगा, फिर आगे आकर के ये जो आपकी स्पंजोसील है, ये सेंट्रल कैविटी है, जो केंद्रीय गुहा है जिसको स्पंज गुहा कहते हैं, यहाँ से जो वाटर आता है और यहाँ फिर वो क्या होता है, ऑस्कुलम होता है, यहाँ से वापस जल बाहर निकलता है। ठीक है, वाटर इन थ्रू ऑस्टिया और ये ब्रांचों से होता हुआ, अलग अलग रास्तों से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम से। तो ये इस प्रकार का क्या होता है, ल्यूकोनॉइड टाइप का सिस्टम होता है। और कैनाल सिस्टम से ये जो प्रकार के होते हैं इससे बहुत फायदा होता है स्पंजों को। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें जल प्रवेश करता है, जल प्रवेश करने के साथ जल के साथ में क्या आते हैं, बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स आते हैं, पोषक तत्व आते हैं। कोई जानवर आ गया, कोई छोटा मछली आ गई, तो ये इसके अंदर आकर के फंस जाता है और यहाँ पे इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसको फूड मिलता है, फूड से क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम है। और कैनाल सिस्टम का उपयोग दूसरा देखिए, ये 3-4 प्रकार का काम करता है। कौन कौन सा? कैनाल सिस्टम से स्पंजों में कौन कौन से कार्य होते हैं, देखिए पहला तो क्या होगा, रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन का कार्य होता है, रेस्पिरेशन इससे होता है, कैनाल सिस्टम से ही होता है। दूसरा काम क्या करता है कैनाल सिस्टम, क्या करता है, पोषण करता है, यानी न्यूट्रिशन यानी फीडिंग भी इसी से होती है। थर्ड क्या हो सकता है इसका, उत्सर्जन जो होता है वो भी कैनाल सिस्टम से ही होता है। और फोर्थ जो है आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी कैनाल सिस्टम से होता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि स्पंजों में पाए जाने वाला नाल तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए या विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। कैनाल सिस्टम हो गया, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हो गया, इसका यूज क्या है, कार्य क्या है कैनाल सिस्टम की, ये 4 काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्पंज यानी पॉरीफेरा का वो है भोजन किस प्रकार का होता है, भोजन किस प्रकार का होता है, पोषण। नेक्स्ट कैरेक्टर पोषण या न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें जो प्राणी एनिमल होते हैं उसके समान ही होता है, एनिमल के समान ही पोषण होता है। और इसका जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो आंतरिक होता है, यानी एक कोशिका के ही अंदर होता है, इंट्रासेलुलर होता है। याद रखना ये सब इंट्रासेलुलर ही होता है, इंटरसेलुलर नहीं होता। कंफ्यूजन होता है कि इंटरसेलुलर होता है या इंट्रासेलुलर होता है, तो हमेशा याद रखना ये सवाल पढ़ा हुआ था सीबीएसई में या नीट में या मेडिकल के एग्जाम में, ये पढ़ा हुआ है कि स्पंजों में यानी जो पॉरीफेरा के जीव होते हैं उसमें जो पोषण किस प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है, अंदर इस कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है, और ये जो पोषण करता है इसमें एक स्पेसिफाई कोशिका होती है जिसका नाम है कोएनोसाइट कोशिका होती है। यही क्या करती है, पोषण के लिए उत्तरदायी थी, ये इसकी जिम्मेदारी होती है कोएनोसाइट सेल की, कोशिका की, किसकी, सेल की। इसकी ये कोशिका है, इसमें जो आपके स्पेक्यूल्स वगैरह होता है और इसमें जो वैक्यूल्स होती है, यहाँ पे भोजन पड़ा रहता है और यहाँ पाचन होने के बाद में कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, फुल वैक्यूल्स में होती है। और इसके देखो पाचन तंत्र का यानी पोषण का जो पाचन तंत्र होता है स्पंजों में एक तो माउथ नहीं होता है, माउथ और एक एनस नहीं होती है,
क्या नहीं होती, एनस। मुख और गुदा एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मुख और गुदा एब्सेंट होती। प्रोटोजोआ में कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल जो आपका पैरामीशियम उसमें जो माउथ के लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन इसमें ऑस्टिया और ऑस्कुलम होते हैं, लेकिन वो दूसरा काम करता है। और ये पोर्शन होता है वो, इससे माउथ की जरूरत नहीं होती है, और ये डेवलप नहीं होता, एनएस भी डेवलप नहीं होती। ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पंजों का कंकाल। जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, किसमें, स्पंजों में। यहां से भी एक सवाल बन सकता है। कंकाल देखिए, स्केलेटन, कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। ये वर्ड याद रखना कि स्पंजों में कंकाल कैसा होता है, आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका साइकिल है, यहाँ से ये जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे जो होती है आपकी ये ऑस्टिया होते हैं, ये ऑस्कुलम होता है, और ये आउटर लेयर होती है पिनेकोड्रम, और ये अंदर की जो होती है इसके बीच में ये नाल होती है। और यहाँ पे क्या होता है, स्पाइक जो कंटिकाएं, स्पेकाइल्स पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है। ये क्या बनाती है आपका कंकाल तंत्र बनाती है, ठीक है। कंकाल तंत्र में ये कोशिकाएं होती है, एक तो कैलकेरियस टाइप की होती है, कैलकेरियस कंटिकाएं कहलाती है, कैलकेरियस कंटिका, ठीक है, कैलकेरियस कंटिका होती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। या फिर एक दूसरी और कोई जो कंटिका होती है, स्पाइकल्स होती है, उसको वो सिलिका युक्त होती है, सिलिका यानी मिट्टी जो रेत होती है उसके पार्टिकल्स की बनी होती है। और तीसरा जो है ये सूक्ष्म यानी छोटे छोटे स्पॉन्जीन, स्पॉन्जीन तंतु, स्पॉन्जीन फाइबर जो होते हैं, स्पॉन्जीन तंतु होते हैं, उनसे ये कंकाल तंत्र मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, आपको पता है कि मैंने जब अभी पीछे बताया था, एक स्क्लेरोसाइट या स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका होती है, उससे ये क्या बनता है, कंकाल बनता है। उससे क्या बनता है, और वो स्क्लेरोसाइट किसमें पाई जाती है, मेसेनकाइमा में पाई जाती है, ठीक है, मेसेनकाइमा में पाई जाती है। ये इसके कंकाल तंत्र के, कंकाल के बारे में स्पंजों का जानकारी थी। नेक्स्ट जो है आपका श्वसन और उत्सर्जन। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, श्वसन क्या होता है, सामान्य सतह से होता है, उत्सर्जन भी क्या होती है, स्पंजों के सामान्य सतह से ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी जित पदार्थ वो अमोनिया है, NH3 है। क्या है, अमोनिया है। जो आपका श्वसन और उत्सर्जन किससे होता है, सामान्य सतह से होता है। और उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है, क्योंकि ये जल में रहते हैं, और अधिकतर जो जलीय जीव होते हैं उनमें जो आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया ही होता है, गैस के रूप में होता है, उसमें ठोस या लिक्विड नहीं होता, ठीक है। ये क्या था आपका श्वसन और उत्सर्जन था। अब इम्पोर्टेंट आता है प्रजनन। ये 9th क्लास या 10th 11th 12th में जब भी आप ये जो आप ये क्या सकते हैं, रिटर्न में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजनन। प्रजनन, इनमें क्या होता है, प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक प्रकार का, पहला प्रजनन क्या है, अलैंगिक प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का, टाइप का। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। यह किससे होता है, ये मुकुलन के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, मुकुलन के द्वारा, यानी बड बनती है, ठीक है। और एक विखंडन के द्वारा हो सकता है, विखंडन के द्वारा हो सकता है। स्पंजों में जनन जो होता है अलैंगिक प्रकार का हो तो ये विखंडन द्वारा हो सकता है, या बड बनती है मुकुलन के द्वारा हो सकता है। और तीसरा होता है आपका, एक देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जैम्यूल एक संरचना बनती है। क्या बनती है, जैम्यूल एक संरचना बनती है। किसमें, आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट ये कोशिका होती है आंतरिक भाग में। ये क्या बनाती है, स्पंज के ये
ऑस्कुलम है, ये ऑस्टिया है, और यहाँ पे क्या होती है, आर्कियोसाइट कोशिका होती है। ये फूल करके एक संरचना बनाती है, ये फूल करके क्या बनाती है, एक संरचना बनाती है। ये संरचना क्या करती है कि कौन बनाती है, आर्कियोसाइट बनाती है, और इस संरचना को क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। याद रखना इस वर्ड को, जेम्यूल। और ये जब मैच्योर हो जाती है तो ये क्या आ जाती है, जल की धारा के साथ ये जेम्यूल बाहर आ जाती, और ये लार्वा अवस्था से डेवलप होकर के क्या बना जाती है, एक नया स्पंज बना देती है, साइकिल बना देती है, या पॉलीफेरा का जीव बना देती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जेम्यूल, क्या आ रहा है, जेम्यूल। इसको याद रखना, ठीक है। ये सवाल कैसे पूछेंगे कि जेम्यूल संरचना किसमें पाई जाती है, तो पॉलीफेरा में। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, कैसे पूछेंगे कि ये जो स्पंज या पॉलीफेरा के जीव में आर्कियोसाइट एक संरचना बनाती है, उसका नाम क्या है, जेम्यूल है। क्या है ये, जेम्यूल है। ये अलैंगिक जनन होता है, और जेम्यूल को बनाने वाली कोशिका का नाम भी पूछ सकते हैं, आर्कियोसाइट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्या है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, जो पॉलीफेरा के स्पंज होते हैं वो क्या होता है, द्विलिंगी होती है, द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है एक आर्कियोसाइट कोशिका ही होती है, आर्कियोसाइट से आर्कियोसाइट कोशिका है, उससे क्या बनता है, स्पर्मेटो, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या होती है, नर जनन कोशिका होती है, और ओवा या अंडाणु ये आर्कियोसाइट कोशिका बनाती है। और ये बनाने के बाद में क्या हो जाता है, इसका मैच्योर होने के बाद में दोनों जब साथ में आ जाती है तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज में विदलन होता है, क्या, क्लीवेज होता है, और क्लीवेज से आगे क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में लार्वा अवस्था स्टार्ट हो जाती है, और लार्वा अवस्था इसमें देखो आपका स्पंजों में लार्वा अवस्था दो प्रकार की होती है, दो नाम है, एक तो एम्फीब्लास्टुला, कौन सी लार्वा अवस्था, एम्फीब्लास्टुला, और दूसरी जो लार्वा अवस्था है पेरेन्काइमुला, दूसरी लार्वा क्या नाम है, पेरेन्काइमुला। दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि स्पंजों में या पॉलीफेरा के जीव में कौन कौन सी लार्वा अवस्था होती है, एक तो एम्फीब्लास्टुला और दूसरा पेरेन्काइमुला, दो लार्वा अवस्था होती है, ठीक है। युग्मनज के बाद में बनती है। निषेचन आंतरिक होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, आंतरिक होता है, लेकिन पर निषेचन होता है। क्या होता है, पर निषेचन का मतलब क्या होता है, ये अंडाणु जो बनता है वो पहले बन जाता है, और पहले बनने के बाद में ये पानी में बाहर आ जाता है, और फिर इसका जो दूसरे साइकन का या पॉलीफेरा का जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उससे फ्यूजन होता है, और ये इसी प्रकार निषेचन पर और बाह्य होता है, सॉरी आंतरिक होता है, दूसरे में जाकर के होता है, ठीक है। और इसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है, क्योंकि ये जो फीमेल का इसमें जो एग बनता है वो पहले बन जाता है, इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं स्त्री पूर्वता बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया लैंगिक जनन। निषेचन आंतरिक होता है, पर निषेचन होता है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है, और इसमें दो लार्वा अवस्था होती है, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला। ये इंपॉर्टेंट है, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला। ये आपके पॉलीफेरा यानी स्पंजों के मेन कैरेक्टर हो गए। इन कैरेक्टरों को ध्यान से आप वीडियो में देख करके आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। पॉलीफेरा के नाल तंत्र के आगे मेन कैरेक्टर हो गए हैं। अगर आपसे ये बात पूछे कि मेन कैरेक्टर में जो आपका सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल के लिए भी आपको इसको समराइज करना पड़ेगा। समराइज देखो सवाल कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है, चाहे वो वन लाइन का हो या वन वर्ड का हो या ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, एमसीक्यूज हो। पहला सवाल बन सकता है छिद्रों के प्रकार। पॉलीफेरा या स्पंजों में छिद्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं, छोटा छिद्र और संख्या में संख्या में बहुत ज़्यादा छिद्र के जो कौन से क्या नाम हो सकता है, और एक छिद्र जो होता है जिससे वाटर बाहर निकलता है या जिससे वाटर एंटर करता है, उसके बारे में सवाल पूछ सकता है। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम याद रखना है, ठीक है। उसके आगे उस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलीफेरा या स्पंजों में सममिति सिमेट्री के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो मैक्सिमम तो क्या पढ़ाया था मैंने, एसिमेट्रिक होते हैं,
लेकिन साइकन और ल्यूकोसोलेनिया ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समराइज करना पड़ेगा, मैं 10 15 20 पॉइंट बताए, इसमें से आपको समराइज दो समरी के पॉइंट हो गए। उसके आगे है आपका, ये देखो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी दो स्तर की जो देह भित्ति होती है, जो बॉडी वॉल होती है वो कितनी में दो स्तरों की बनी होती है, पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट है आपको, इसमें कौन सी एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो सिर्फ इसका ही यूनिक लक्षण है, किसका, पॉरीफेरा का ही लक्षण है, स्पंज का ही लक्षण है, वो है कोइनोसाइट कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, कीट कोशिका भी बोल सकते हैं और कॉलर कोशिकाओं भी बोली जा सकती है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और कोइनोसाइट कोशिका की खोज किसने की, उस वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, वो बनेगा कि जो स्पंजों में टोटीपोटेंट सेल होती है, पूर्ण शक्त सेल होती है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्कियोसाइट। ये चौथा सवाल बन सकता है, पॉइंट बन सकता है आपका, इसी सवाल बन सकता है। और उसके बाद स्पंजों में एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इसको याद रखना है, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि इसमें जो नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। याद रखना, यहाँ एक आगे वाले संघ में जब पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें होता है, स्पंजों में होता है। और ये नाल सिस्टम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, याद रखना। यहाँ से अगर आप 9th में या 11th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें एक डिटेल से सवाल भी बन सकता है कि स्पंजों में पाया जाने वाला नाल सिस्टम के बारे में इसका जो डिटेल से वर्णन कीजिए, ये आ सकता है। उसके बाद में देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, कोइनोसाइट्स कोशिकाओं में से होता है। और याद रखना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया जो होते हैं, जो ज़्यादा छिद्र होते हैं, ऑस्ट्रिया जिससे एंटर होता है, वो कौन सी प्रकार की कोशिका में होती है, पोरोसाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो उस उत्सर्जी पदार्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अमोनिया होता है, ठीक है। देह भित्ति से ही होता है, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। उसके बाद में अलैंगिक जनन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक जेम्यूल बनती है, विशेष प्रकार की बड बनती है, उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में आपको पता है इसमें स्त्री पुरुषता पाई जाती है, यानी जो फीमेल का जो सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, वो पहले बन जाती है, इसको प्रोटोगिनी कहते हैं, प्रोटोगिनी कहते हैं। ये सवाल भी बन सकता है, स्त्री पुरुषता कहलाती है। उसके बाद में लार्वा के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, किसके बारे में, लार्वा के बारे में। पेरेंकाइमुला लार्वा अवस्था होती है और ये ल्यूकोसोलेनियम होती है, और एक एम्फीब्लास्टुला जो साइगन में होती है, ठीक है। ये तो है। अब इसका अगर अपन आगे जो स्पंजों का या पॉरीफेरा संघ का आगे का क्लासिफिकेशन नीचे की ओर डिवाइड करते हैं, तो इसको कंकाल तंत्र के आधार पर, कंकाल के आधार पर 3 क्लासों में बांटा जा सकता है। कितनी क्लासों में, 3 क्लासों में। देखिए आपको पता है कंकाल के बारे में डिटेल से पढ़ा, यह आंतरिक होता है और 2 या 3 प्रकार के जिसके सिस्टम होता है। एक तो कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना पदार्थ होता है, उसको कैलकेरियस कंटिकाएं कहते हैं, उनसे बनता है, या सिलिका की कंटिकाओं से बनता है, या एक स्पॉन्जी फाइबर एक प्रोटीन होता है उससे कंकाल तंत्र बना हो सकता है, यह आंतरिक होता है। इसी के बेस पे जो स्पंजों को या पॉरीफेरा जंतुओं को वर्गीकृत किया गया वो 3 क्लासों में किया गया। कितनी क्लासों में, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेपिनेलिडा, तीसरा क्या है, डेमोस्पंजिया। इसमें देखिए डिटेल से क्या हो सकता है, 3 वर्गों में है। कैलकेरिया में इस प्रकार के जीव आते हैं, सभी कंप्लीटली मैराइन है, मतलब सभी जो जीव होते हैं कैलकेरिया वर्ग के स्पंजों में क्या होता है, सभी मैराइन होते हैं, सभी समुद्री जीव होते हैं, फ्रेश वाटर में कोई भी नहीं पाया जाता, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो इनका कंकाल तंत्र होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें स्पॉन्जिक फाइबर या फिर आपका सिलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो कैलकेरिया कोशिकाएं होती है वो कीप, जो कैलकेरिया वर्ग की कोशिका कीप यानी जो कोइनोसाइट कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती है, कि कैसी होती है, बड़ी होती है। इनको कीप कोशिका भी कह सकते हैं और कॉलर कोशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो देखिए वो इस प्रकार की होती है, ये संरचना इस प्रकार की होती है। इसके आगे क्या होता है, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, कशाभिकाएं होती है, और
बीच में एक बड़ा भी थ्रेड्स हो सकता है, कसाबिका हो सकती है। ये इन कसाबिकाओं के मूवमेंट से क्या होता है, इसमें जल प्रवेश करता है, इसी से ये भोजन वगैरह लेती है। ठीक है, इनको कोएनोसाइट कोशिकाओं को कीट कोशिका भी कह सकते हैं, कॉलर कोशिका भी कह सकते हैं। ये पॉरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कैलकेरिया के आगे जीव के आकार क्या होता है, फूलदान के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, ये सवाल सिंपल सी बनता है कि स्पंज जो की क्लास है उसमें जो जीव होते हैं फूलदान के होते हैं, वो कौन सी होती है, कैलकेरिया होता है। या कैलकेरिया का आकार कैसा हो सकता है, ये फूलदान के समान हो सकता है। कैलकेरिया क्लास का एग्जाम्पल कौन कौन से देखो, साइकन है, ग्रेंसिया है, ल्यूकोसोलेनिया है, क्लेप्थिना है। ठीक है, ये चार जीव है आपके, ये चार जीव जो कैलकेरिया वर्ग में पाए जाते हैं स्पंजों में। इसमें एक इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसोलेनिया ब्लांका। ल्यूकोसोलेनिया ब्लांका ये स्मॉलेस्ट स्पंज है, सबसे छोटा स्पंज। अगर आपको पूछे सवाल कि क्लासिफिकेशन में नॉन कॉर्डेट में सबसे छोटा जो स्पंज है वो कौन सा है, ल्यूकोसोलेनिया ब्लांका। ब्लांका मतलब देखो एक याद रखने की ट्रिक है, ब्लांक मतलब बालक, बालक तो छोटा ही होता है, एक ट्रिक बनती है, इस ट्रिक से याद रह सकता है, ध्यान रखना है ये अपने क्योंकि लिंक बनाना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्लास है हेक्सेक्टिनेलिडा। देखिए इसमें जो जीव होते हैं, स्पंज होते हैं, वो कंप्लीटली मैराइन होते हैं, जैसे कैलकेरिया में होते हैं। ये डीप वाटर में पाए जाते हैं, यानी गहरे पानी में पाए जाते हैं। आपको पता है स्पंज या तो छिछले जल में पाए जाते हैं या फिर गहरे पानी में पाए जाते हैं। और पहले तो इसको क्या बोलते थे, जो ये पौधे बोलते थे क्योंकि कलरफुल होते थे, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आया था, उसने बोला था नहीं पौधे नहीं, ये जीव है। इसलिए ये क्या हेक्सेक्टिनिडा के जो जीव होते हैं वो डीप वाटर में पाए जाते हैं, और इनका कंकाल जो होता है वो सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना होता है, सामान्य भाषा में इसको ग्लास स्पंज कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ग्लास स्पंज कहलाता है ये। कौन से, हेक्सेक्टिनिडा के जो स्पंज है वो सामान्य भाषा में इसको ग्लास स्पंज कहते हैं। ठीक है, और इनका आकार क्या होता है, 3 फीट तक का हो सकता है। अगर कैलकेरिया का पूछे तो 11 इंच तक का हो सकता है। ठीक, इनका 3 फीट तक का आकार हो सकता है। ये इसके मेन कैरेक्टर है। इसके एग्जांपल देखो, यूप्लेक्टेला किसका, हेक्सेक्टिनिडा का क्लास का जो पहला एग्जांपल यूप्लेक्टेला, इसको वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। जो आपके अर्धवार्षिक या ऐसे जो एनुअल एग्जाम होते हैं छोटे जो क्लासों में 9th में या 11th में 12th में जो भी है, इसमें पूछा जा सकता है। या फिर कंपटीशन के, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई नॉर्मल कंपटीशन है, रेलवे का, एसएससी का जो भी होता है, उसमें सवाल पूछा जाता है कि कौन सा जीव जो होता है वो वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, यूप्लेक्टेला, याद रखना। ठीक है, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक कैसा होता है, पाइप के आकार का होता है, बहुत ही अच्छा गुलदस्ता बनता है। और जापानीज लोग इसको मैरिज के समय क्या देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि इसका जो फीमेल और मेल नर, जो फीमेल जो श्रिम्प होती है और मेल, वो जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं। तो इसलिए जो वेल विशर जो ये कहते हैं कि भाई आपकी जोड़ी जो है शादी जीवन पर्यंत चले, इसलिए इसको वीनस की पुष्प मंजूषा। और जापान में, कहाँ पे, किस देश में, जापान में इसको मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है हाइलोनीमा, इसको ग्लास स्पंज कहते हैं, ग्लास रोक स्पंज कहते हैं किसको, हाइलोनीमा को। ये एक सिलेंट्रेटा है, कौन है, सॉरी यहाँ सिलेंट्रेटा है, पहली वो था, उसके साथ ये लिंकेज सहजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसका एग्जाम्पल है फेरोनीमा। क्या है, फेरोनीमा, इसका ही एग्जाम्पल है हेक्सेक्टिनिडा का क्लास का, ये फेरोनीमा 3 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यूप्लेक्टेला। उसके बाद हाइलोनीमा भी बन सकता है, इसको ग्लास रोक स्पंज कहते हैं, और ये क्या, सिलेंट्रेट के साथ ये एक सहजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्लास है आपकी डेमोस्पोंजिया। इसमें देखिए मैक्सिमम तो किसमें होते हैं, मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं जीव, और थोड़े बहुत किसमें फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका कंकाल होता है स्पॉन्जीन रेशों का बना होता है, तंतुओं का बना होता है। स्पॉन्जीन एक प्रोटीन है और इससे बना होता है, और कभी कभी थोड़े बहुत जीवों में सिलिका की कंटिकाएं होती है, उससे भी बनता है, याद रखना। इसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा आकार हो सकता है। ये इसके
इस क्लास के 3 मेन कैरेक्टर है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल क्या है, यू स्पॉन्जिया, इसको बाग स्पंज भी कहते हैं और इसका कलर होता है भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का। यू स्पॉन्जिला 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 एक डेमो स्पंज है, क्लास का ये जीव है और ये जूक्लेरुला शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है। क्लोनिया ये बोरिंग स्पंज कहलाता है। छेदक जो पॉलीफेरा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? छेदक, छेद करने वाला, छेदक स्पंज कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है कि जहाजें और जो पानी की जहाजें होती, छोटी छोटी नावें होती है, उसमें क्या करता है? छेद कर देता है। इसलिए इसको क्लेओना को बोरिंग स्पंज या छेदक स्पंज भी कहते हैं। हिप्पो स्पंज या हॉर्स स्पंज कहलाता है। पोटेरियन ये भी इस डेमो स्पंज का एक जीव है। केलाइना इसको डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, मरे हुए आदमी की जो अंगुली है इसके आकार के इसका जीव आकार बनता है, इसलिए इसको केलाइना को क्या बोलते हैं? डेड मैन फिंगर, मर्द आदमी की अंगुलियां कहा जाता है। ठीक है। स्पीशियो स्पंज ये सबसे बड़ा स्पंज है। फेसियो स्पंज ये सबसे बड़ा स्पंज है। ये स्पंजों के बारे में क्या हो गया? आपका क्लासिफिकेशन हो गया और उनके जीवों का सामान्य नाम और बायोलॉजिकल नाम हो गया और इसके इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। ठीक है। इसमें पॉइंट्स हो गए, इसको आप ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन होने के बाद देखिए कुछ चित्र बनाए हैं मैंने। ग्रेसिया का चित्र देखिए, इसमें क्या होता है? ऊपर वाला ऑस्कुलम होता है जिससे जल बाहर निकलता है। इसके बाद ये छोटे छोटे सब पॉइंट्स है, यहाँ पे डॉट दिखाई दे रही है, ये क्या होता है? ऑस्टिया होते हैं और ये किसी बेस से क्या होता है? संलग्न होता है। ये ऑस्टिया का फिगर है। उसके बाद क्लियोना का क्या हो सकता है? ये चित्र होता है, ये आपका फिगर होता है, चित्र होता है। देखिए इसको कभी कभार एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि आपका स्पंज का एक चित्र बनाइए। ये यूप्लेक्टेला है, ये क्या है? यूप्लेक्टेला, जिसको अपन जापान में जापान के लोग इसको जो मैरिज पार्टी में मैरिज में उसको गिफ्ट देते हैं। ठीक है। ये स्पॉन्जिला है, ये क्या है? स्पॉन्जिला, जिसकी अर्य समिति पाई जाती है, अपवाद होता है साइकन और लिकोसोलेनिया, सॉरी अच्छा ये स्पॉन्जिला अलग है, लिकोसोलेनिया अलग होता है। ठीक है। ये आपका पूरा जो पॉलीफेरा सिस्टम का क्लासिफिकेशन, मैन कैरेक्टर, इसका परिचय, उसके बाद में इनके जीवों के नाम और उसके बाद ये फिगर चित्र जो है ये इसके ये पूरा डिटेल है। ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। एक सवाल, 2-3 सवाल लिखे मैंने, देखिए वीनस की पुष्प मंजूषा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पहला ही है यूप्लेक्टेला, क्लियोना, स्पॉन्जिला और साइकल। तो इसमें पहला ऑप्शन जाएगा यूप्लेक्टेला। देखो सवाल करने का एक ट्रिक होता है, यदि इजी सवाल है तो पहला ही ऑप्शन होगा अगर आपको याद है, और अगर हार्ड होगा तो चौथा ऑप्शन होता है। याद रखना, इसको एक ट्रिक होती है, कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल है पॉलीफेरा या स्पंजों का विशिष्ट लक्षण है। कंफ्यूजिंग सवाल है, क्या है ये? बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, आप इसमें गौर कीजिए। स्पंजों या पॉलीफेरा का विशिष्ट लक्षण, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलीफेरा या स्पंज क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका जल संवहन तंत्र, दूसरा है जल नाल तंत्र, या तीसरा है ऑस्टिया, और चौथा है अर्य सममिति यानी रेडियल सिमेट्री। इसका आप कमेंट्स में जवाब बताइए, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए, ये तो आप बता सकते हो कि छेदक यानी बोरिंग स्पंज कौन सा है? क्लियोना, स्पॉन्जिला, यू स्पंज, ये हाइलोनीमा। ठीक, इसमें आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। इसके बाद में स्पंज का लार्वा क्या कहलाता है? एम्फीब्लास्टुला और पेरेंकाइमुला, दो लार्वा अवस्था होती है जो स्पंजों में पाई जाती है। ये पूरा डिटेल आपका स्पंजों या पॉलीफेरा का डिटेल है। आगे अपन पीछे में पॉलीफेरा ये प्रोटोजोआ पढ़ा देता, आगे और भी क्लास हैं वो लेंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।